मुझे ये भी डर है कि वो चूंकि इजराइल और अमेरिका इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, हो सकता है वो इस कश्मीर में अमेरिका को बेसिस देने का भी कोई मुआहदा कर चुके हों या कोई अंडरस्टैंडिंग दे चुके हों इजराइल और अमेरिका को बेसिस देने की, इसलिए वो चाह रहे हैं कि कश्मीर को एब्जॉर्ब किया जाए और यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करके जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लाई जाएं और यहाँ पर अपने बेसिस बनवा दिए जाएं, ताकि अगला कदम जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है उसकी तरफ और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उठाया जाए और सी पैक को सबोटाज किया जाए, जो चाइना के साथ लिंक है हमारा ग्राउंड लिंक, उसको काट दिया जाए। अच्छा, तो जन साहब पता कलामी की माजरत, अगर मकबूजा कश्मीर में इस नौयत के बेसिस कायम किए जाते हैं तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी स्ट्रेंगुलेट करना हो सकता है? यकीनन इसी बात पे तो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी, इसी बात पे तो उसको इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी। वो सबसे बड़ी मार्केट है इस खिते की और इस मार्केट के साथ साथ चाइना के अगेंस्ट जो चाइना और यूएस की आपस में राइवलरी चल रही है तिजारत और मईशत के एतबार से, जो बढ़ती हुई माशी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका चाहता है कि चाइना के जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है और जो बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस है यूरेशिया की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ, उसको रोका जाए। उस सिलसिले में वो चाइना को, इंडिया को ऑन बोर्ड लेना चाहता है और तभी ये काम होगा। अगर वो अमेरिका की ये डिजायर पूरी करें तो उसके खिलाफ न कोई रेजोल्यूशन पास होगा, न यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएगी, न अमेरिका उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा, बल्कि दुनिया को बताने के लिए जिस तरह अभी एक यूएस के एक कमीशन, इंटरनेशनल रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस तरह की जबानी कलामी तनकीद आ जाएगी, कुछ कंडेमनेशन आ जाएगी, कोई अमली कदम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा कश्मीरियों के एतबार से। सही, मैं इसको इस तरह देखता हूं। ठीक है जन साहब, साथ ही रहिएगा हमारे। तारिक पीरजादा साहब, बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आ गई सामने और जो इसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग पॉइंट है जो मुझे लग रहा है वो ये कि जन साहब को यकीन है और जाहिर है बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड कि ये जो कुछ कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा भी रखते हैं। आपको याद होगा जब एटमी धमाके हुए थे तो उसके बाद को तकरीबन 20 दिन का फर्क था उनके और हमारे धमाकों के दरमियान, तो तकरीबन ये बात साबित थी उस वक्त कि आज़ाद कश्मीर पर हमला होने वाला है। वहां से तमाम बयानात आ रहे थे, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी और यही वजह थी कि मुल्क में बड़ी तेजी से मायूसी फैलने लगी थी उस वक्त कि हमारा जवाब क्या है। सही, क्योंकि अगर हम इस वक्त को फौरी तौर पर धमाके नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तुर्की बतुर्की इकदामात नहीं करते हैं और एटमी ताकत होने का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो फिर तो मामलात गड़बड़ में हैं। और वहां से बराह रास्त अब वो ये बयानात आ रहे थे वजीर दाखिला, जो उनके वजीर आजम, सब लोगों के बस अब आज़ाद कश्मीर जो है हमारी अगली मंजिल है। अच्छा, मैं आज भी एबीपी टेलीविजन पे 4:30 बजे प्रोग्राम करके आया हूँ, यही गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, वो चूंकि उनके 8 लोग मारे गए हैं फौजी, जिनमें एक कर्नल भी को शामिल है, तो वो उसको दहशतगर्दी वगैरह जो उनकी जुबान है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो उनका लहजा, उनमें एक जनरल साहब भी थे, वो उनका सारा फोकस यही था कि वक्त आ गया कि हम आज़ाद कश्मीर की तरफ अपना रुख करें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। तो वो जो हिंदुस्तान मोदी की पॉलिसी है उसमें कोई तजाद नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए। याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें आपने मुझसे कैलकुलेशन पूछी थी कि क्या इंडिया की कोई कैलकुलेशन कैसी रही है, तो मैंने कहा कि उनकी कैलकुलेशन तो अब तक बिल्कुल दुरुस्त रही है कि हमारी तरफ से कोई, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मैं कह रहा हूं, कोई बड़ा रद्द अमल नहीं आएगा और वो उसको लेकर चलते रहेंगे और 1 साल गुजर जाएगा और कई साल गुजर जाएंगे। तकरीबन अब मतलब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दो बातें हम जल्दी से कर लेते हैं चूंकि वक्त कम है। जी जरूर। एक तो ये है कि उनका अंदाजा ये है अभी भी कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी बड़े इकदाम की तरफ नहीं जाएगी अगर हमने कोई कार्रवाई की। वो ये है कि आप में या तो सलाहियत की कमी है या ये है कि कुव्वत इरादी की कमी है, या आपकी पॉलिसी ये है, और या ये है कि हमें एक बड़ी कुव्वत तस्लीम कर लिया गया है। ये कई नताइज हैं जो, चुनाचे ये बिल्कुल दुरुस्त है बात, मैं जनरल साहब से इख्तिलाफ नहीं करता और मेरा हमेशा का ये तज्जिया है कि वक्त की बात है। अगर हमने
تحریک آزادی کشمیر کی منصوبہ انسانی بنیادوں پر، مالیاتی بنیادوں پر، نیم عسکری بنیادوں پر، عسکری بنیادوں پر مدد نہ کی تو بالآخر ایک بڑی جنگ کی صورت میں کبھی نہ کبھی تو ہمارا تصادم ان سے ہوگا، اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس تحریک آزادی کی مدد کریں عملاً، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور یہ کرنا حکومت پاکستان نے. یاد رکھیے سر FATF لگا ہوا ہے نا آپ کے پیچھے، جی ایک آپ کے پیچھے FATF لگا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جی میں دیکھیں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے. اگر خوف جو ہے، اگر خوف کو پالیسی کی بنیاد بنا لیا جائے، خاص طور پر خارجہ پالیسی کی اور عسکری پالیسی کی بنیاد پر، تو پھر دنیا میں ویتنامیوں کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، شمالی کوریا کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، کسی اور ملک کو بھی نہیں لڑنی چاہیے، نہ کبھی ماضی میں لڑنا چاہیے تھا. آپ نے نقصان تو اٹھانا ہوتا ہے. جنگیں فوائد کے اعتبار سے جو مادی فوائد ہیں، مطلب آپ نہیں بھی لڑنا چاہیں گے تو مسلط ہو جائے گی، آپ مسلط تو ہوگی نا، تو یہی تو اس کی پالیسی ہے. تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ 72 سال گزر گئے ہیں، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے نا، تو ان کا بھی تو یہی نقطہ نظر ہے کہ 72 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے، قانوناً بھی اور زمین کے قطع زمین کے طور پر بھی. باقی 1 کروڑ انسانوں کی جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کرنا اب 20ویں صدی بہت بڑی تجربہ گاہ ہے. اس میں بے شمار قوموں نے یہ کام کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، کچھ اس میں ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی. تو پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے، اگر آزاد کشمیر کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی مدد کی طرف دیکھنا ہوگا، ورنہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے.